नॉर्मली इस बुक के अंदर या इस पेपर, इस थर्ड यूनिट के अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि कोई भी रिएक्शन दे दी इस प्रकार से, ये एक रिएक्शन दे दी, उसमें इस रिएक्शन के बाद इनके द्रव्यमान दे देगा, एम ऑफ कैपिटल वाई, इस प्रकार से इनकी द्रव्यमान ऊर्जा होगी वो बता देगा इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद में वो इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि आप ये बताइए कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इन दोनों में से ये रिएक्शन कौन सी है, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन है, ऊष्मा सेपी रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, इन दोनों के बारे में पूछेगा। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक तो इस रिएक्शन के अंदर जो द्रव्यमान दिए हुए होंगे उन द्रव्यमान सूत्रों की सहायता से Q बराबर आप क्या ज्ञात करोगे, पहले इस सूत्र की सहायता से आप इसके अंदर क्या ज्ञात करोगे, इस सूत्र की सहायता से पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा इसका Q का मान। और आप लोगों को मालूम हो तो ऊष्मा सेपी अभिक्रिया जो होती है उसमें Q होता है पॉजिटिव और ऊष्मा शोषी में Q होता है नेगेटिव। अगर यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है आधा, आधा कंप्लीट कैसे होता है कि अगर मान लो कि किसी रिएक्शन के अंदर ऊष्मा सेपी अभिक्रिया आ गई तब तो मान लो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में तो आपको क्या नहीं निकालनी पड़ेगी, दहली ऊर्जा नहीं निकालनी पड़ेगी इसमें। पर इस वाले के अंदर आप लोगों को क्या लगानी पड़ेगी, दहली ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। दहली ऊर्जा से मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी भी आपतित कण के पास कितनी ऊर्जा होनी चाहिए वो वाली एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है उसमें कोई भी एक रिएक्शन दे दी जाती है, उस रिएक्शन के अंदर जितने भी नाभिकीय कण या कोई भी नाभिक यूज हो रहे हैं तो उन नाभिकों के द्रव्यमान दे दी जाएगी, उन द्रव्यमानों के आधार के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, Q का मान, नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान पॉजिटिव आता है तब आप लोग कहोगे कि वो रिएक्शन कैसी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। लेकिन अगर मान लो वहीं पर उस रिएक्शन के अंदर ऊर्जा का मान नेगेटिव आ जाए, कौन सी ऊर्जा, नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान नेगेटिव आ जाए तो उस कंडीशन में वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी और आप लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दहली ऊर्जा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों के थीटा के ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऊष्मा शोषी और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का कराऊंगा और एक आप लोगों को जो 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है वो करने के लिए दे दूंगा, जिससे क्या है कि आप लोगों के प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो आप या कैलकुलेशन के लिए भी। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया 9F19 NP 8O19, ये है कैपिटल एक्स, ये है स्मॉल एक्स, ये है स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको लिखने का दूसरा फॉर्मेट क्या है, यह है जिसके अंदर क्या होता है, कोष्ठक के बाहर की साइड लक्ष्य नाभिक तथा दूसरा लाल नाभिक कौन सा होता है, जो नया नाभिक रिएक्शन के बाद में बनता है वो वाला होता है। और कोष्ठक के अंदर कौन से कण होते हैं जो अभिक्रिया को शुरू कराते हैं या जो अभिक्रिया के लिए कारक होते हैं, आपतित कण तथा उत्सर्जित कण, वो वाले अंदर आ जाते हैं कोष्ठक के। तो ये रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर उसने क्या पूछा है का Q मान क्या है, माइनस के 3.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के 3.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा आपतित कण की ऊर्जा आपतित कण की ऊर्जा 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
आपतित न्यूट्रॉन की दिशा के लंबवत, आपतित न्यूट्रॉन की दिशा के लंबवत उत्सर्जित प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा E(y) का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्या बोला है उसने? ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसके अंदर जो क्यू मान इक्वेशन है या फिर क्यू का मान या नाभिकीय विकिरण ऊर्जा का मान कितना है? -3.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तथा जो इसमें आपतित कण न्यूट्रॉन है उसकी ऊर्जा कितनी है? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपतित न्यूट्रॉन की दिशा के लंबवत उत्सर्जित होने वाले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा E(y) का मान ज्ञात करना है। इस रिएक्शन को देखिए कैसे होगी। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए ये क्या है? न्यूट्रॉन है, ये किसके ऊपर आपतित हो रहा है? फेरस के ऊपर। अब यहाँ से क्या है? प्रोटॉन कैसे उत्सर्जित हो रहा है? इस प्रकार से ऐसे उत्सर्जित हो रहा है। मतलब कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। या फिर इस प्रकार से इस 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब थीटा का मान तो क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो क्यू मान या नाभिकीय विघटन ऊर्जा जो होती है उसका सूत्र क्या होता है? Q बराबर E ऑफ स्मॉल y कोष्टक में M ऑफ कैपिटल Y प्लस M ऑफ स्मॉल y अपॉन M ऑफ कैपिटल Y माइनस E ऑफ x कोष्टक में M ऑफ कैपिटल Y माइनस M ऑफ स्मॉल x अपॉन M ऑफ कैपिटल Y। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। जब थीटा का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? नाभिकीय विकिरण ऊर्जा को Q बराबर इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर, इसी रिएक्शन के अंदर जो नाभिक तथा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन यूज किए उनके द्रव्यमान जो दिए गए वो क्या है? ये मान दिए गए। अब ये जो द्रव्यमान है उनके मान दिए हुए, एक तो ऑक्सीजन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, और दूसरी चीज ये कि इस रिएक्शन के अंदर आप देखोगे या फिर इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी जो आपका लक्ष्य नाभिक है उसका कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है इस फॉर्मूले के अंदर। इस वजह से उसका द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। नहीं तो अगर उसका भी द्रव्यमान देता तो लगभग इस ऑक्सीजन के करीब ही होता, लेकिन अगर हमें उसकी जरूरत ही नहीं है तब उसने इस फॉर्मूले के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर उसका द्रव्यमान भी नहीं दिया। अब आपको क्या करना है? Q का मान आपको मालूम है, E(y) का मान आप लोगों को क्या करना है? ज्ञात करना है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो ये प्रोटॉन है वो कौन सा है? E(y), जिसकी गतिज ऊर्जा किसके रूप में? E(y) के रूप में होगी। क्योंकि आप लोगों को मालूम है उत्सर्जित कण को आप स्मॉल y से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सूत्र की सहायता से इस स्मॉल E(y) का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जो रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी? वो इस तरीके से होगी, मतलब न्यूट्रॉन क्या करेगा? इस F के ऊपर इंसिडेंट होगा और उससे ऑक्सीजन तथा प्रोटॉन जो उत्सर्जित होते हैं वो किस प्रकार से होंगे? इस प्रकार से होंगे, जिसमें उसने ऑक्सीजन किस कोण से प्रकीर्णित हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन प्रोटॉन या फिर ये कह सकते हो उत्सर्जित कण जिस कोण से प्रकीर्णित हो रहा है उसका मान उसने कितना बताया है? 90 डिग्री बताया है। तो इस आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? जो उत्सर्जित कण है उसकी ऊर्जा को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अंदर वो मान रखते हैं -3.9 E(y) कोष्टक में M कैपिटल Y का मान कितना है? 18.99 प्लस
1.007 अपॉन 18.99 माइनस ई ऑफ एक्स का मान कितना दिया है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम ऑफ कैपिटल वाई का मान है फिर से 18.99 माइनस 1.008 अपॉन 18.99 ये मान हो गया। अब इसके 3.9 इज टू ई वाई कोष्टक में क्या आ जाएगा 19.997 अपॉन 8.99 माइनस 10 कोष्टक में 17.982 अपॉन 18.99 ठीक है। जीरो 53 उत्सर्जित होने वाला जो कण होगा उसकी ऊर्जा कितनी होगी 5.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। कुछ भी नहीं किया इसमें कैलकुलेशन की और कुछ नहीं जो मैंने पहले से ही कर रखी थी। किसी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे तो जितने यहाँ पे मैंने ये जो 0.99 लिखा है ये 0.008 लिखा है और यहाँ पे 0.007 लिखा है। सिर्फ 3 पॉइंट के बाद में ओनली फॉर 3 संख्या तक ही मैंने नंबर लिखे हैं या फिर दशमलव के बाद ओनली फॉर 3 नंबर तक ही मैंने क्या लिखा है यहाँ पे मान लिखा है। लेकिन आप बुक में देखोगे तो कहीं कहीं पे जितने भी बुक के अंदर क्वेश्चन होंगे उन सब में आप देखोगे आपके लगभग 6 से 7 दशमलव के बाद 6 से 7 संख्या तक क्या लिखा हुआ होता है द्रव्यमान संख्या या फिर जो पार्टिकल या जो कोई भी नाभिक आप यूज कर रहे हो अभिक्रिया के अंदर उसकी ऊर्जा का मान लिखा हुआ होता है। लगभग 7 से 8 बिंदु और 7 से 8 संख्या तक लिखा होता है दशमलव के बाद में। लेकिन आप लोग अगर 3 तक भी अगर मानकर उसका कैलकुलेशन करोगे उस क्वेश्चन की तो भी आपके लगभग उतना ही आंसर आएगा जितना कि दशमलव के बाद 8 संख्या वाले द्रव्यमान संख्या के लिए आप कैलकुलेशन करके करोगे। आप कोशिश कर लेना मैं आप लोगों को एक ऐसा और क्वेश्चन दे दूंगा जिसके अंदर दशमलव के बाद में 7 से 8 संख्या तक अगर किसी भी पार्टिकल की द्रव्यमान संख्या लिखी है तो भी आप देखना ज्यादा अंतर नहीं होगा उसके अंदर के आंसर के अंदर या तो 0.12 का डिफरेंस आएगा इससे ज्यादा का उसमें अंतर नहीं आता है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? सुरेश इंद्रा, राहुल, नीतू रॉय, नरेश, कल्याण, बाग सिंह। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो इसके अंदर मेरे को बता देना। बाकी इसमें है तो कैलकुलेशन ही और कुछ भी नहीं। फॉर्मूले के अंदर सीधा मान रखना है और सॉल्व करना है।
मिटा दे इसको भले ही। हाँ, बाग सिंह, सुरेश, इंदिरा, कल्याण, इसको मिटा दे भले। ये वाला तो समझ में आ गया, ये डायग्राम जो बनाया वो कैसे बना, वो क्वेश्चन के आधार के ऊपर, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज बोली थी उसी के आधार के ऊपर बनाया ये। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक में क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। उस रिएक्शन के दौरान आपको क्या मिल रहा है, अल्फा पार्टिकल नाभिक के रूप में प्राप्त हो रहा है, व्युत्पन्न नाभिक के रूप में, तथा साथ में क्या है, एक न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित हो रहा है। तो उसने ये पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इस अभिक्रिया के अंदर नाभिक की विघटन ऊर्जा का क्या मान होगा, और उसके बाद में उसने ये कहा है कि अगर जो हम नाभिक की विघटन ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे तो उस वैल्यू के आधार के ऊपर ये बताइए कि ये रिएक्शन कौन सी उष्मा सेपीय अभिक्रिया है या फिर उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो आप लोगों को मालूम है कि जो हम Q का मान निकालेंगे धनात्मक आ गया तब तो सीधा ही पता चल जाएगा कि ये अभिक्रिया कौन सी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी, सॉरी सेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे ही अगर ऋणात्मक मान आ गया तो उस समय ये उष्मा सेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अगर मान लो मैं करवा रहा हूँ और आपके आंसर में उष्मा सेपीय अभिक्रिया आता है या Q का मान नेगेटिव आता है और उस क्वेश्चन में अगर नहीं पूछा हुआ कि दहलीय ऊर्जा का मान क्या होगा, तो आप लोग उस क्वेश्चन में अलग से, यहाँ पे क्लास में नहीं कराऊं तो आप अलग से क्या कर लेना, उस क्वेश्चन के लिए दहलीय ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर लेना। उससे क्या होगा, जितना ज्यादा आपके प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा इस क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसके सही करने के चांस बढ़ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें अब Q का मान क्या होगा, Q बराबर m ऑफ 1h2 प्लस m ऑफ 1h3 माइनस m ऑफ 2 हीलियम 4 माइनस m ऑफ हीलियम न्यूट्रॉन। इस फॉर्मूले से सीधा Q का मान निकल जाएगा, मान रखेंगे इसके अंदर Q बराबर
1s2 का मान कितना है? 1s2 का मान आपके 2.014 प्लस 1s3 का मान 3.016 माइनस 2h हीलियम 4 का मान है 4.002 माइनस न्यूट्रॉन का मान है 1.008 AMU के रूप में। ठीक है, अब इनको जोड़िए आगे की तरफ, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 5.030। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए ये जुड़ जाएगा, एक पावर लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 और ये 5 माइनस 5.010 AMU। यहां से Q का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? Q बराबर 0.020 AMU। ठीक है, अब आपको मालूम हो तो एक AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक AMU होता है आपके 231.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? AMU की जगह पे क्या रख देंगे? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.020 इंटू 931.5। तो यहां से जो Q का मान आएगा वो क्या आएगा? Q बराबर 18.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिएक्शन कैसी है, या फिर इस रिएक्शन के अंदर Q का मान कैसा आया है? Q का मान क्या है? धनात्मक है। अतः अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्मा सेटी अभिक्रिया होगी। Q का मान पॉजिटिव, तो अभिक्रिया कैसे हो जाएगी? ऊष्मा सेटी। ये कट गया। अब किसी को प्रॉब्लम? हाँ राहुल मुंसरी, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये एक AMU को लिखते हैं वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट C स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में C स्क्वायर, तो नीचे उसमें क्या C स्क्वायर से C स्क्वायर कट जाएगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी आएगी। एक इसी के जैसी रिएक्शन और है जो आप लोग खुद सॉल्व करके आना। ठीक है, उसका आंसर आप खुद निकाल लेना। थ्री लिथियम 6 प्लस 0N1 2 हीलियम 4 प्लस 1H3। यहाँ पे द्रव्यमान दिए हुए जो है M ऑफ 3 लिथियम 6 का जो मान दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 6.0151234 AMU। M ऑफ 0 न्यूट्रॉन, इसका मान जो दिया हुआ है 1.00865 फॉर AMU। M ऑफ 2 हीलियम 4 का जो मान दिया हुआ है 4.002603 फॉर AMU तथा 1H3 का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.001016.029 फॉर AMU। ठीक है ना? इस रिएक्शन के अंदर सेम वही कि वही प्रोसेस Q का मान ज्ञात करना। जो Q का मान अगर मान लो कि नेगेटिव आ जाए तब तो आप लोगों को क्या करना है? इस रिएक्शन के अंदर भी दहली ऊर्जा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जिसका सीधा सा फॉर्मूला क्या है?
ई ऑफ एक्स बराबर क्या है, माइनस के क्यू एम ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एम ऑफ स्मॉल एक्स अपॉन एम ऑफ कैपिटल एक्स। इस फॉर्मूले से सीधा मान ज्ञात कर लेना, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, इसके अंदर क्यू का मान पॉजिटिव आ जाए, तब आप लोगों को तो कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि दहली ऊर्जा होगी नहीं उस कंडीशन में। रिएक्शन तो ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जो आपतित कण उसके पास पहले से बहुत अधिक एनर्जी है। तो ध्यान रखना, अगर क्यू का मान नेगेटिव आता है इस रिएक्शन के अंदर, तब दहली ऊर्जा इस फॉर्मूले से ज्ञात करनी है, अदरवाइज नहीं ज्ञात करनी है, ठीक है। लिख लिया? अब इसमें देखिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके जो आया था 2017 के अंदर आया था, ठीक है। उसमें रिएक्शन जो थी वो मैं बता रहा हूँ, और जो मैं अभी कराऊंगा वो वाली मैं अभी आप लोगों को जो दूसरी रिएक्शन का कराऊंगा, और जो आपके एग्जाम में जो रिएक्शन दी गई थी 2017 वाले पेपर में, वो थी 7N14 प्लस 2 हीलियम 4 8O17 प्लस 1H1। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2017 के पेपर में, जिसमें रिएक्शन दी हुई थी हीलियम को किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर आपतित करने के पश्चात ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोड्यूस होता था। तो इस रिएक्शन के अंदर उसने पूछा था कि अभिक्रिया कौन सी है, उष्मा शोषी है, उष्मा सेपी अभिक्रिया, उसके लिए क्यू का मान ज्ञात करना था। जब क्यू का मान नेगेटिव निकला, और नेगेटिव निकलने के पश्चात आप लोगों को इस रिएक्शन के अंदर क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दहली ऊर्जा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन जो आप लोगों को घर से करके आनी है, एक वो वाली रिएक्शन ये है, इसमें मैं नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान लिख रहा हूँ, और जो मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा वो इसी के जैसा क्वेश्चन है, पर उसके अंदर रिएक्शन कुछ अलग होगी। ठीक है ना। इस रिएक्शन के अंदर ये तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल यूज हुए या जो भी नाभिक यूज हुए, उनके क्या लिखे हुए हैं, द्रव्यमान लिखे हुए हैं। इन द्रव्यमानों की सहायता से आपको एक रिएक्शन में पहले क्या करना, क्यू का मान ज्ञात करना। क्यू का मान अगर नेगेटिव आता है तब आप लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दहली ऊर्जा का मान भी आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम इसी की जैसी रिएक्शन है, मैंने आप लोगों को क्यू मान ज्ञात करना बता दिया। क्यू मान कैसे ज्ञात, अगर क्यू मान ज्ञात कर लेते हो तो दहली ऊर्जा ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर सीधा मान रखना है। हाँ ये है कि अगर लैंग्वेज घुमाई हुई आएगी, जैसा मैंने सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था, इसमें
लिखा हुआ था कि उत्सर्जित कण है वो 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट होता है या उत्सर्जित होता है, तो उस रिएक्शन के अंदर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि थीटा के मान के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो वो फॉर्मूला या उसके अंदर कैलकुलेशन लंबी होती है। बाकी इन फॉर्मूलों में किसी में भी कैलकुलेशन लॉन्ग नहीं है। एक इसी के जैसा जो क्वेश्चन है आपके बुक पे लिखा हुआ है वो ये है कि जिसके अंदर क्या है 26 Fe 56 प्लस लेड 82 208 लेड 82 10 प्लस 26 प्लस 54। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये सेम इसी की जैसी रिएक्शन है, परंतु डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल का यूज किया गया है, परंतु ये कैसी रिएक्शन है, हेवी आयन रिएक्शन, जिसके अंदर कैसा पार्टिकल है जिसके द्रव्यमान संख्या का मान क्या है अल्फा पार्टिकल से अधिक होता है। तो आप लोगों को मालूम वो आयन कैसा होता है, हेवी आयन होता है। तो इस हेवी आयन रिएक्शन के अंदर भी आपको क्या करना है, क्यू मान इक्वेशन, क्यू का मान ज्ञात करना है, और उस क्यू के मान के आधार के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, दहलीज ऊर्जा का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। मैं द्रव्यमान लिख रहा हूं, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ 3 मिनट बचे तो क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। 55.93 AMU, इसका मान जो है 207.97 AMU, इसका मान है 209.98 AMU, और इसका मान है 53.93 AMU। ठीक है ना। इन द्रव्यमानों के आधार के ऊपर इन दोनों रिएक्शन के अंदर आप पहले क्यू मान ज्ञात करना, उसके बाद में थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला EX बराबर माइनस के क्यू कोष्टक में m ऑफ कैपिटल X प्लस m ऑफ स्मॉल x अपॉन m ऑफ कैपिटल X, इस फॉर्मूले के अंदर मान रख के आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अगर कैसी रिएक्शन आती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आती है तो